हेलो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आज एक बार हम फिर से हाजिर हैं जो सीरीज़ हम चलाते हैं अपने इस चैनल पर पर्यावरण की पुस्तकें सीरीज में। और ये किसका नया भाग है। तो आज दोस्तों हम जिस किताब की चर्चा करने जा रहे हैं वो ये किताब है। और ये दरअसल किताब अनुवाद है एक अंग्रेज़ी किताब का। तो मैं पहले भी जैसा कि बता चुका हूँ, हमारे ज़्यादातर जो दर्शक हैं वो हिंदी के हैं और मैं खुद हिंदी पढ़ना ज़्यादा प्रीफर करता हूँ अंग्रेज़ी के मुकाबले। तो ये अनुवाद जो है चर्निंग द अर्थ द मेकिंग ऑफ ग्लोबल इंडिया, ये बुक है और इस बुक के लेखक हैं असीम श्रीवास्तव और आशीष कोठारी। तो इन दोनों पहले नंबर पर लेखकों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं और उसके बाद से जानेंगे कि ये किताब किस बारे में है, इसकी रिलेवेंट क्या है आज के टाइम पे और ये क्या बात करती है, किस चीज़ के बारे में बात करती है किताब। तो असीम श्रीवास्तव जो हैं ये अर्थशास्त्री हैं और बहुत ही जाने माने अर्थशास्त्री हैं। भारत, यूएस और नॉर्वे जैसे देशों में इन्होंने अर्थशास्त्र पढ़ाया है। इसके अलावा जो इसके आशीष कोठारी साहब हैं, इनका बहुत अच्छा काम है इन्वायरमेंट में और इकोलॉजी में और इकोनॉमिक्स में भी। ये आशीष कोठारी जो हैं आशीष कोठारी जी, ये प्रोफेसर रजनी कोठारी के बेटे हैं और कल्पवृक्ष नाम की एक संस्था है जो पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा काम करती है। उस संस्था को इन्होंने ही खोला था, उसके फाउंडर हैं ये। तो इन्होंने एक पूरा अपना जीवन एक तरीके से वैकल्पिक जो रास्ते हैं पर्यावरणीय दृष्टि से जो अच्छे हो सकते हैं उसके बारे में बताया है और उसी को बताती हुई ये किताब है। तो इस किताब का नाम है, हिंदी जो अनुवाद है वो है पृथ्वी मंथन वैश्विक भारत बनने की कहानी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये किताब 1990 के बाद जो ग्लोबलाइजेशन एक तरीके से चालू हुआ भारत में उसके बारे में है। तो इस किताब की जो कहानी है या जो घटनाएं हैं या जो विचार हैं वो इसी बारे में है कि इसके पारिस्थितिकीय परिणाम क्या रहे, जो भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन के इकोलॉजिकल जो आउटकम थे वो क्या थे और इकोनॉमिकल जो आउटकम थे यानी कि जो आर्थिक उसके परिणाम थे। जो लोग कहते हैं कि समृद्धि आई इसके बाद और बहुत सारी और चीज़ें हुई, उस समृद्धि का बंटवारा किस तरीके से हुआ, वो समृद्धि क्या सब तक पहुंची या वो समृद्धि कुछ लोगों तक ही पहुंच पाई, उस समृद्धि का क्या मायने है, उसके बारे में ये किताब है। तो ये किताब जो है दो भागों में इसका है, पहला भाग और दूसरा भाग। पहले भाग में है सांझ के नाम से लिखा गया है, सांझ मतलब इवनिंग, और उसके नीचे सबटाइटल में लिखते हैं लेखक कि यहाँ कोई विकल्प नहीं है, यानी कि जो पहले से चीज़ें चली आ रही हैं, जो पारंपरिक चीज़ें हैं उसके बारे में है कि यहाँ कोई विकल्प नहीं है। और दूसरा जो भाग है इसका वो कहता है भोर की किरणें, भोर की किरणें, और इसमें सबटाइटल है विकल्पों की कोई कमी नहीं है। तो दो भाग हैं इस किताब के। पहले भाग में 5 टोटल चैप्टर्स हैं, दूसरे भाग में 2 चैप्टर्स हैं। पहले भाग में जो चैप्टर है उसका नाम मैं बता दूं आपको, वैश्वीकरण पहला चैप्टर, दूसरा नशे में धुत बौना कुत्ता और उसकी भूख दूसरा चैप्टर, तीसरा जलता घर, चौथा बूंद बूंद विकास और पांचवा आत्मघाती अदूरदर्शिता, ऊंची आर्थिक दर की मूर्खतापूर्ण चाह। तो ये है किताब 2 भागों में और आइए तो जानते हैं कि ये 2 भाग क्या कहते हैं और इससे क्या हमें सीखने को समझने को मिल सकता है। इस भाग का जो पहला भूमिका इसमें लिखते हैं, भारत का वैश्वीकरण से आमना सामना। तो ये किताब दरअसल इस बारे में है कि जो आर्थिक विकास है वो किस कीमत पर हो रहा है और जो आर्थिक विकास के जो वादे हैं, जैसे कि एक आम धारणा बनती जा रही है कि भारत में खेती कम हो रही है, शहरीकरण बढ़ रहा है, लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं। 1990 के पहले जो विकसित देश थे या फिर हमारे यहाँ भी जो विकास था, उससे जो विस्थापन की समस्या थी वो सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित थी। आज विस्थापन हर व्यक्ति की सच्चाई हो गई है। 21वीं सदी विस्थापितों की सदी है। हर व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाता है, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाता है। तो इसका पारिस्थितिकी परिणाम क्या है और इसका आर्थिक परिणाम क्या है और इसका सामाजिक परिणाम क्या है, उसके बारे में ये किताब बात करती है।
दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि इस समय बहुत सारे लोग समझते हैं और अर्थशास्त्री भी बहुत सारे ऐसे समझते हैं, नियोलिबरल समझते हैं कि भारत एक दिन ऐसा होगा जैसा यूरोप में हुआ। ये दरअसल हमारा जो है सबसे बड़ा सपना है, एक तरीके से हमारी समझ है कि भारत में भी ठीक वैसी ही चीज़ें होंगी जैसे कि यूरोप में एक समय हुई, यानी कि चीज़ें ऑटोमेशन में जाएंगी, बिजली की खपत बढ़ेगी, शहरीकरण बढ़ेगा, लोग खेती करना छोड़ देंगे, ज़्यादातर लोग उद्योगों की तरफ चले जाएंगे। और इन सारी चीज़ों में मूलभूत दिक्कत ये होती है, चाहे वो अर्थशास्त्री ये सोच रहे हो या फिर हमारा पूरा जो समाज का बौद्धिक तबका या बहुत सारे और भी लोग जो सोच रहे हैं, उसमें समस्या ये है कि हम दरअसल संदर्भ ध्यान नहीं रखते हैं कि यूरोप का संदर्भ क्या था, उस समय की परिस्थितियाँ क्या थी। दरअसल यूरोप जिस समय ऐसा कर रहा था या अमेरिका जिस समय ऐसा कर रहा था, उस समय वो अपने माल को अपने कॉलोनीज में भेज रहे थे, उपनिवेशों में भेज रहे थे। इंग्लैंड और यूरोप के बाकी देशों ने दुनिया के आधे हिस्से पर कब्जा किया हुआ था। वहाँ से उन्हें कच्चा माल बेहद सस्ते पैसे में मिलता था और मज़दूर बेहद सस्ते पैसे में मिल जाते थे, और उसे वो दुनिया के जो गरीब मुल्क थे वहाँ पे वो खपा सकते थे। अमेरिका जिस समय आगे बढ़ रहा था, उस समय अमेरिका के पास पूंजी थी, तो वो दूसरे हिस्सों से सस्ती चीज़ें लाता था और फिर अपनी ज़रूरतें पूरी करने के बाद बाकी दुनिया के देशों में उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म जो चीज़ थी उसके सहारे वो चीज़ें बेचता था, तो उसके लिए बहुत बड़ा बाज़ार था। भारत की परिस्थिति एक अलग कॉन्टेक्स्ट की है, एक अलग संदर्भ की है। तो 1930 में ये किताब लिखने से बहुत साल पहले महात्मा गांधी से किसी ने पूछा था कि क्या आप आज़ादी के बाद भारत को इंग्लैंड जैसा बनाना चाहेंगे, तो महात्मा गांधी ने उत्तर दिया था कि एक इंग्लैंड को इंग्लैंड जैसा बनाए रखने में आधी दुनिया को गुलाम बनाना पड़ा था। तो अगर भारत भी इंग्लैंड के रास्ते पर चला तो न जाने कितनी दुनिया चाहिए होगी, और हम जानते हैं कोई दूसरी दुनिया नहीं है। तो जो परिस्थिति 20वीं सदी के यूरोप में थी या 19वीं सदी के यूरोप में थी या फिर 20वीं सदी के 1960-1970 के अमेरिका में थी, वो आज भारत की स्थिति नहीं है। उसका कारण ये है कि भारत के पास कोई ऐसा बाज़ार नहीं है जैसा अमेरिका और यूरोप के पास था, और भारत के पास शोषण करने की वो क्षमता भी नहीं है जो अमेरिका और यूरोप के पास थी। तो इन सब चीज़ों के बारे में ये किताब बात करती है, बताती है कि आप अगर आँख बंद करके एक ही दिशा में चलते रहे तो क्या परिणाम इसके हो सकते हैं। तो पहला जो भाग है सांझ, जैसा कि मैंने बताया, उसमें भूमिका में ये लिखते हैं लेखक, और ये बहुत अच्छी चीज़ लिखते हैं कि हमारे नगरीय और प्रौद्योगिक प्रभु वर्ग चाहते हैं कि किसानी में खप रहे करोड़ों लोग खेती और परंपरागत व्यवसाय छोड़ दें, अपने खेतों, गांवों, जंगलों को खाली कर दें और आधुनिक बुनियादी ढांचे, कल कारखाने और खानों खदानों के लिए रास्ता साफ करें। इन वर्गों के हिसाब से हर हाथ में मोबाइल फ़ोन का होना विकास और उन्नति का प्रतीक है, मगर 10 में से 7 हिंदुस्तानी गांव में ही बसते हैं, और चूंकि उनको अपने लिए कहीं और बेहतर संभावनाएं दिखाई नहीं दे रही है, वे गांव को छोड़ने वाले नहीं हैं। तो ये लेखक यह बताते हैं कि जैसा यूरोप के गांव में हुआ आज के लगभग 150 साल पहले, अगर आप वैसा ही काम भारत के गांव में करने की कोशिश करेंगे तो उसके दुष्परिणाम सामने आएंगे। और आप देख सकते हैं कि गांव के जो भी छोटे किसान या फिर जो खेतिहर मजदूर हैं या जो आदिवासी हैं, वो छोड़कर शहर आते हैं तो उनके पास क्या जीवन मिलता है उन्हें? क्या उन्हें बेहतर जीवन मिलता है या उससे बदतर जीवन मिलता है? क्या हमारे शहर इस बात के लिए तैयार हैं कि वो एक नई भीड़ का, जो कि लगभग 70 करोड़ लोगों की भीड़ है, आज भी 60-65% लोग भारत के गाँव में रहते हैं, तो क्या हमारे शहर इस बात के लिए तैयार हैं, उनकी कैरिंग कैपेसिटी इतनी है कि वो 60-70 करोड़ लोगों को अपने में समाहित कर सकें? शहर अपनी भीड़ से ही परेशान है, अपने प्रदूषण से परेशान है, अपनी जो है जनसंख्या से परेशान है, और रोड इतने ज़्यादा ट्रैफिक की समस्या है, इतनी ज़्यादा ऊर्जा खपत है कि उसको वो संभाल नहीं पा रहे हैं। तो क्या गांव, अगर सारे गांव अगर शहर बनने की कोशिश करें तो शहर, उनकी कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी इतनी है कि उनकी भीड़ को संभाल पाएंगे? दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ जो हमें पूछनी चाहिए वो ये है कि गांव के व्यक्ति यदि शहर में आ जाते हैं, सारे व्यक्ति, और जिस रफ्तार से आ भी रहे हैं, और जैसा हम सोचते हैं कि यूरोप और अमेरिका में भी ऐसा ही हुआ, तो क्या शहर उनको रोज़गार देने की स्थिति में है? बहुत सारे आंकड़े आज बता रहे हैं कि शहरों में बेरोजगारी की दर गांव से कहीं अधिक है।
शहर अपने लोगों को ही रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं, तो गांव से आए हुए व्यक्ति को वो बेहतर जीवन दे पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो इसके बारे में ये बताते हैं, और इसमें इसका लब्बो-लुबाब ये है कि गांव यदि शहर बनने की कोशिश करेंगे तो वो शहर तो बन नहीं पाएंगे और गांव भी नहीं रह पाएंगे, तो कहीं बीच में वो अटक जाएंगे और फिर समस्याएं इस तरीके की शुरू हो जाएंगी। तो इसमें जो दूसरा हिस्सा है, पहला हिस्सा तो गांव का है, दूसरा हिस्सा है शहरी गरीबों का वैश्वीकरण से आमना सामना। और इसमें वो बताते हैं कि जो शहर है उसकी बनावट में बुनियादी खामी है, वो दरअसल कुछ लोगों को ही ध्यान में रख के बनाया जाता है और बनाया गया है, बल्कि शहर के 20-30% हिस्से सिर्फ प्लान्ड तरीके से विकसित हो पाते हैं और बाकी हिस्से वैसे ही अनप्लान्ड रह जाते हैं। न तो वहाँ पे पानी जाने की सुविधा होती है, न सीवर की सुविधा होती है, और भी बाकी जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो नहीं पहुँच पाती हैं। तो किसी भी शहर को आप भारत के उठा के देख सकते हैं, वहाँ पर जो बुनियादी स्वास्थ्य ढांचा है या बुनियादी जो सुविधाएं हैं वो वहाँ पर मौजूद नहीं होती हैं। और भारत का कोई भी शहर इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि वो बिना झुग्गियों के ज़िंदा ही नहीं रह सकता। उसकी अपनी ज़रूरतें ऐसी हैं, उसके शहरों के घरों में जो लोग काम करते हैं, जो अखबार वाले हैं, जो सामान्य छोटी छोटी दुकानों वाले हैं, उन लोगों के पास बेहतर हाउसिंग नहीं है, सस्ती हाउसिंग नहीं है, रहने के लिए सस्ते घर नहीं है, किराया इतना ज़्यादा है। तो अल्टीमेटली होता ये है कि गांव से जब कोई भी छोटा एक मज़दूर, खेतिहर मज़दूर शहर आता है तो उसके पास सीमित विकल्प होते हैं, और उस सीमित विकल्प में उसे वही रास्ता मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी बड़े शहर का ये ढांचा है कि उसमें 30% 40% प्लान्ड हिस्सा होगा और बाकी शहर अनप्लान्ड होगा। उसमें फिर लोअर मिडिल क्लास होंगे, लोअर क्लास होगा, मिडिल क्लास होगा और झुग्गियाँ होंगी। तो इस पे इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है और ये बताया है कि किस तरीके से इसके मॉडल में बुनियादी खामियां हैं। जो हमने मॉडल अपनाया उसमें बुनियादी खामियां हैं। और इसके बाद से पहला चैप्टर इसका शुरू होता है। पहला चैप्टर है वैश्वीकरण, पहला भाग है सांझ, उसका पहला चैप्टर है वैश्वीकरण। इस वैश्वीकरण में पहला जो ये भाग है इंडिया और भारत। जैसा कि हम जानते हैं कई बार डिबेट चलती रहती है इंडिया एंड भारत करके, कि मतलब ग्रामीण भारत और शहरी इंडिया। तो उस लिहाज से है। इसमें कुछ एक चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता दूं। एक इसमें बताते हैं ये आशीष कोठारी जी कि अगर एक तेज़ रफ्तार एक्सप्रेसवेज पर आलीशान कारों में दौड़ रहा है तो दूसरा अलग अलग मंजिलों की तरफ बढ़ रही जर्जर बसों में ठुसा पड़ा है। ये इंडिया और भारत की बात हो रही है। और इसमें 3 भारत की वो बात करते हैं। दरअसल एक तीसरा देश भी है जिसमें उन लोगों को लगभग पूरी तरह भुला दिया गया है जिनके पास चीज़ों को तय करने के और बदलने की ताकत है। यह गैर मानवीय प्रकृति का जगत है। देश के जंगलों में मौजूद नाना प्रकार के पेड़ पौधे, जानवर, फसलें, मवेशी तेज़ी से इंसानी हमलों की चपेट में आते जा रहे हैं। प्राकृतिक तंत्र और पर्यावरण बेतहाशा तहस नहस होते जा रहे हैं। तो इसमें दरअसल ये बताने की इन्होंने कोशिश किया है कि पहला भारत वो है जो कि वैश्वीकरण से लाभान्वित हुआ है, वो छोटा हिस्सा है। दूसरा भारत ये है कि उसके लिए चीज़ें बदतर हुई हैं। जैसे कि अगर आप रोड की बात करें तो रोड पे 90% हिस्सा सिर्फ कारों के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। दिल्ली शहर की बात करें, बाकी शहरों की भी यही हालत है, और उन कारों में सिर्फ 15% लोग सफ़र करते हैं। तो उसकी वजह से पूरे रोड पे एसी की गर्मी निकलती है और जो बाकी ट्रक, बसों में या फिर साइकिलों से या पैदल चलने वाले लोग हैं उन्हें समस्या होती है। तो और तीसरा एक हिस्सा है जो कि नॉन लिविंग एलिमेंट्स का है, जैसे कि नदी है, जंगल है, पेड़ पौधे हैं या जीव जंतु बाकी हैं, तो उन पे इसका और भी ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। और इसमें ये आगे लिखते हैं कि यह किताब एक ऐसे समाज के टिकाऊपन पर सवाल खड़ा करने की कोशिश करती है जो दिन प्रतिदिन आर्थिक हैसियत की विभाजन रेखा से बढ़ता बिखरता जा रहा है और अपने प्राकृतिक वातावरण से लगातार एक जंग में शामिल है। तो ये पहला जो चैप्टर है इसमें ये बात बताते हैं। और इसमें बताते हैं ये लेखक दोनों कि दुनिया के अलग अलग समाजों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान की संभावनाओं का जश्न मनाने के अपने उत्साह में
यह खेमा ज़्यादा बड़ी हकीकत को सिरे से नज़रअंदाज कर देता है, और वह यह है कि हाल में जो वित्तीय एकीकरण हुआ है वह संपन्न देशों और संपन्न वर्गों के लिए अनुकूल शर्तों पर हुआ है। कीन्स जैसे अर्थशास्त्रियों ने 30 के दशक में ही इस अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक जंजाल के खिलाफ आगाह कर दिया था, जबकि उस समय तक दुनिया में आर्थिक तौर पर बहुत कम एकीकृत थी। तो ये बताते हैं दरअसल कि इसमें सिर्फ और सिर्फ पैसे का वैश्वीकरण हुआ है कि आप किसी भी जगह दूसरी जगह पैसे लगा सकते हैं, लेकिन श्रम का, संस्कृति का वैश्वीकरण नहीं हुआ है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम समझना चाहें कि यदि एक बड़ा देश है जो विकसित देश है, वो छोटे देश में, किसी विकासशील देश में पैसा लगाना चाहता है तो उसके लिए पूरी आज़ादी है। लेकिन हम अगर भारत के ही लोग खुल के किसी अमेरिका या यूरोप या किसी भी विकसित देश में काम करना चाहते हैं तो उसमें तमाम तरह की अड़चनें आती हैं। और दूसरी चीज़ है कि सांस्कृतिक जो आदान प्रदान है वो भी इससे बहुत ज़्यादा बाधित हुआ है। तो ये है पहला चैप्टर इसका। दूसरा इसका जो चैप्टर है, नशे में धुत बौना कुत्ता और उसकी भूख। तो इसमें वो बताते हैं कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ पूंजी को निवेश करने का ये जरिया बनता जा रहा है, और इसमें विकासशील देशों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पैसा पैदा करने के लिए, एक्सप्लॉइट करने के लिए किया जा रहा है। और इसमें शेयर के बारे में भी बहुत सारी टिप्पणियाँ की गई हैं, जो शेयर बाज़ार है, और यह समझाया गया कि किस तरीके से ये इकोलॉजी को नुकसान पहुँचा रहा है ग्लोबलाइजेशन। और बहुत ही हैवी इसमें जो है तर्क दिए गए हैं। तो ये है दूसरा चैप्टर। इसमें डाटा भी हैं, लेकिन डाटा पुराने हो गए हैं क्योंकि ये किताब है लगभग 7-8 साल पहले की, तो उस समय के इसमें डाटा दिए हुए हैं। तीसरा जो इसका चैप्टर है वो है जलता घर, और ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तीसरा जो इसका चैप्टर है उसका नाम है जलता घर, और ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें वैश्वीकरण और भारत में इसके पारिस्थितिकीय नतीजे। तो इस चैप्टर को पढ़ने के पहले एक चीज़ इम्पॉर्टेंट समझ लेना ज़रूरी है। इसमें 2-3 चीज़ें आएंगी। पहला चीज़ है रिसोर्स इंटेंसिव, दूसरी है एनर्जी इंटेंसिव, और तीसरा है लेबर इंटेंसिव। रिसोर्स इंटेंसिव का मतलब क्या है कि संसाधन सघन। तो रिसोर्स इंटेंसिव जो डेवलपमेंट है उसमें बिना रिसोर्सेज के, नेचुरल रिसोर्सेज के आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। एनर्जी इंटेंसिव यानी वैसे ही ऊर्जा खपत, जिसमें ऊर्जा सघन जो विकास है, ऑटोमेशन वाली जो चीज़ है। और तीसरा है लेबर इंटेंसिव। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये क्यों मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये जो पहली 2 चीज़ें हैं वो दरअसल पूरे यूरोप और अमेरिका के देशों ने अपने लिए लागू की, क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या कम है और वो लोग ऐसा कर सकते हैं, उन्हें लेबर की ज़रूरत कम है, उनके पास पैसे ज़्यादा हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, वो सारी दुनिया से एनर्जी के रिसोर्सेज ला सकते हैं, दूसरे के हिस्से का एनर्जी का रिसोर्स भी ला सकते हैं वो। लेकिन दुखद ये है कि हमारे इंडिया में भी हमने ये चीज़ अपना ली है, और इसके चलते बेरोज़गारी बढ़ रही है। जैसे कि उदाहरण के लिए दिल्ली मेट्रो का हम उदाहरण लें। दिल्ली मेट्रो में जो टिकट कटती थी पहले, उसके लिए अब मशीनें लगा दी गई। तो एक तरफ तो वो मशीनें बहुत ज़्यादा इफ़िशियंट नहीं है, वो ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा लेती हैं। उस मशीन को बनाने के लिए स्टील लगता है, उसमें लोहा लगता है, और भी बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। तो वो रिसोर्स इंटेंसिव है। दूसरा क्या है, एनर्जी इंटेंसिव है। और पहले जो सिस्टम था जिसमें कि 4 लोग बैठ के टिकट देते थे, वो अब टिकट नहीं दे रहे हैं, तो वो एक तरीके से बेरोजगार भी हो गए हैं। तो इसमें ऐसे कई सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। इसमें टाटा स्टील का उदाहरण दिया गया है, इसके अलावा और कई कंपनियों का उदाहरण दिया गया है कि एक तरफ तो उनका उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन साथ में बेरोजगारी भी बढ़ रही है। पहले क्या होता था कि उत्पादन बढ़ता था तो यानी कि आपको ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती थी, ज़्यादा वर्कफोर्स की ज़रूरत पड़ती थी। आज यह हो गया है कि उत्पादन बिना लेबर के भी आप बढ़ा सकते हैं, ऑटोमेशन करके, एनर्जी का इस्तेमाल करके और रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके। तो एनर्जी इंटेंसिव में समस्या क्या है कि उसके चलते पॉल्यूशन पैदा होता है। एक तरफ तो एनर्जी पैदा करने में पॉल्यूशन पैदा होता है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे यहाँ 70% तक बिजली बनती है कोयले से। उसके अलावा डीजल, पेट्रोल और बाकी एनर्जी के भी जो सोर्सेस हैं उनके अपने कार्बन फुटप्रिंट्स होते हैं उनको प्रोड्यूस करने में।
और दूसरी चीज़, जब एनर्जी को हम कंज्यूम करते हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा प्रदूषण पैदा होता है। रिसोर्स इंटेंसिव भी ऐसे ही है, वो भी बहुत महंगा पड़ता है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि उससे भी पॉल्यूशन पैदा होता है। लेकिन लेबर इंटेंसिव जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए बिल्कुल मुफीद हैं, हमारे लिए देश के हिसाब से बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लेबर वर्कफोर्स बहुत ज़्यादा है और उससे इस तरह की भी समस्या नहीं आती कि उससे प्रदूषण पैदा हो या फिर दूसरी कोई समस्या है। तो इसमें इसकी वकालत की गई है और बहुत अच्छे से इसमें बताया गया है कि जॉबलेस ग्रोथ, जॉब लॉस ग्रोथ जो आज के समय में हो रहा है कि दिन प्रतिदिन अर्थव्यवस्था एक तरफ बड़ी होती जा रही है और नौकरियां कम होती जा रही हैं, वर्कफोर्स की ज़रूरत कम होती जा रही है। और जिस तरीके से अभी ये किताब तो थोड़ी पहले की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या बाकी चीज़ें आई हैं, तो ये समस्या उम्मीद की जा रही है कि और ज़्यादा बढ़ेगी आने वाले टाइम में, क्योंकि आज के डेट में हर एक चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन से जोड़ी जा रही है, और यह बिना सोचे कि क्या ये चीज़ हमारे यहाँ के लिए ठीक है या नहीं है। तो ये है तीसरा चैप्टर इसका, पहले भाग का। चौथा है बूंद बूंद विकास। बूंद बूंद विकास का सार क्या है? ये किताब ये कहती है कि पहले यह माना गया था कि जो लिबरलाइजेशन या फिर न्यू लिबरलिज्म के चलते जो विकास होगा वो हो जाएगा, उसके चलते बहुत सारा हम पैसा पैदा कर लेंगे और उस पैसे का ट्रिकल डाउन हो जाएगा, गरीबी दूर हो जाएगी, कुपोषण दूर हो जाएगा, लोगों के बीच असमानता दूर हो जाएगी। लेकिन दरअसल ऐसा नहीं हो रहा है। हालांकि पिछले लगभग 2004 से 2015-14 के बीच में कुछ अच्छे संख्या में लोगों की गरीबी दूर हुई थी, लेकिन उनकी परचेजिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ रही है और कुपोषण वगैरह जैसी चीज़ें नहीं अच्छी हो रही हैं। तो जिस तरह के परिणाम की उम्मीद की जा रही थी या जिस तरह से हम इसको दिखाते हैं कि ये बहुत ही सक्सेस रहा ग्लोबलाइजेशन हमारे इंडिया के लिहाज से, उस तरीके की सक्सेस स्टोरी ये एक आम आदमी के लिए या फिर एक गरीब आदमी के लिए नहीं है, बल्कि ऐसा हुआ है कि वो अपने प्राकृतिक संसाधनों से हक भी खो बैठा है। दूसरी चीज़ की जो क्लाइमेट इफ़ेक्ट हो रहे हैं जो ग्लोबलाइजेशन के, उसकी मार भी सबसे अधिक वो लोग झेल रहे हैं जिन्होंने कि क्लाइमेट को सबसे कम गंदा किया है। तो दरअसल जलवायु परिवर्तन की मार उन पर सबसे अधिक पड़ रही है जो जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे कम जिम्मेदार हैं। वो लोग हैं सबसे गरीब और वंचित लोग, आदिवासी, हमारे पेड़ पौधे, बाकी जीव जंतु और पारिस्थितिकी के अजैविक घटक जो है, नदियाँ, पहाड़ इत्यादि जो हैं, तो उसकी बात ये कर रहे हैं। और इसमें यह बताया जाता है कि विकास की तेज़ रफ्तार और इसके समावेशी, मतलब विकास की जो तेज़ रफ्तार है, जो हम कहते हैं कि 2 डिजिट में, डबल डिजिट में ग्रोथ होनी चाहिए और इतनी ग्रोथ होनी चाहिए और इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी होनी चाहिए, उस विकास की परिभाषा में समावेशी विकास जो है वो बिल्कुल भी नहीं है और उसमें समता नहीं है, उस विकास में इक्विटी नहीं है। तो दरअसल ये विकास लोगों के बीच असमानता को बढ़ा रहा है और असमानता को ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचा रहा है। तो इस तरीके की बातें इसमें समझाई गई हैं। इसमें जो पहला भाग का अंतिम चैप्टर है, आत्मघाती अदूरदर्शिता, ऊंची आर्थिक दर की मूर्खतापूर्ण चाह। ये बताते हैं कि जो काम अमेरिका या यूरोप के देशों ने किया कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ रेट चाहिए हमें और उस ग्रोथ रेट की वजह से क्या परिणाम झेलने को मिला, उसका नकल हमें नहीं करना चाहिए। हमें एक वैकल्पिक चीज़ के बारे में सोचना चाहिए और ये जो है मूर्खतापूर्ण है और अदूरदर्शी है कि हम ज़्यादा दूर नहीं देख पा रहे हैं। तात्कालिकता के दबाव में हम सोच रहे हैं कि एक बहुत बड़ा ग्रोथ रेट हमें मिल जाए, भले ही वो ग्रोथ रेट जो है वो कंपेटेबल हो कि ना हो, वो इक्विटेबल हो कि ना हो, वो जो है समावेशी हो या ना हो। तो इसके बारे में है ये चैप्टर। ये एक इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ 2 चीज़ें मैं बताऊं आपको। इसमें यह लिखते हैं, मूल्यों पर एक अंतिम टिप्पणी, बाजार तुम्हें आज़ादी दे देगा। यह किताब बाजार पूंजीवाद के खिलाफ एक तर्क नहीं है जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां राजनीतिक प्रभाव और आर्थिक प्रभुत्व के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। हम राजकीय समाजवाद के भी उतने ही विरोधी हैं जिसमें राष्ट्र राज्य आर्थिक प्रभाव और राजनीतिक प्रभुत्व के लिए एक दूसरे से होड़ करते हैं।
औद्योगिक आधुनिकता तथा प्रतिस्पर्धी परिस्थितियों में एक समाजवादी यूटोपिया की तरफ जाने वाली घुड़दौड़ ने भी नव उदारवादियों द्वारा रचे गए स्वर्ग के मुकाबले कहीं कम पारिस्थितिकी आतंक पैदा नहीं किया था। तो ये बात समझने की है, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये पॉलिटिकल जो सोशलिज्म है या पॉलिटिकल इकोनॉमी का जो कंसेप्ट है सोशलिज्म, उसकी भी वकालत नहीं करती है, क्योंकि हमने राज्य आधारित भी व्यवस्थाएं देखी हैं, पहले चीन में या उसके पहले रूस में या बाकी भी बहुत सारे साम्यवादी देशों में, कि वहाँ पे भी सरकारों ने कैसा काम किया था। तो वो ये दरअसल तीसरी एक व्यवस्था की बात करती है, पूंजीवाद और समाजवाद के बाद की एक व्यवस्था जो इकोलॉजी और इन्वायरमेंट को केंद्र में रख के की जाए। तो ये बात भी समझ लेना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस किताब के बहुत सारे हिस्से पढ़ के शुरू के आपको ऐसा लग सकता है कि किताब समाजवाद की बात करती है या साम्यवाद की बात करती है या कम्युनिज्म की बात करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कम्युनिज्म के भी उतने ही खिलाफ है जितने कि कैपिटलिज्म के खिलाफ है, क्योंकि कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म दोनों ही इन्वायरमेंट की बात नहीं करते हैं, वो सिर्फ रिसोर्सेज के बंटवारे की बात करते हैं। ये किताब कहती है कि रिसोर्स को आप एक्सप्लॉयट किस हद तक करोगे, लिमिट्स टू ग्रोथ की बात है कि आप कितना तक ग्रोथ कर सकते हो, उस ग्रोथ का लक्ष्य क्या हो, किन मूल्यों पर वो ग्रोथ हो रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैंने बताया आपको, एक तो ये, और दूसरी इसमें लिखते हैं ये कि लोग पैसे को ही मूल्य की कसौटी मानने लगे हैं, जो ज़्यादा महंगा है वही बेहतर मान लिया गया है। जो कभी विनिमय का माध्यम हुआ करता था उसी ने बुनियादी मूल्य का स्थान हथिया लिया है। जो पहले प्रोफेशन हुआ करते थे अब बिजनेस बन गए हैं। सफलता की प्रतिमा ने सिद्धांतों में विश्वास को परे ढकेल दिया है। समाज अपना लंगर खो चुका है। तो ये कहते हैं, इसमें कारों की भी बात है, एक डूबते जहाज़ पर कारों की दौड़, और इसमें आप समझेंगे कि ये एक डूबते जहाज़ पर कारों की दौड़ मतलब एक जहाज़ को एक तरीके से पृथ्वी की बात कर रहे हैं और उस पर कारें दौड़ रही हैं और जहाज़ डूब रहा है, तो उस पर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है कि जहाज़ डूब रहा है, वो सिर्फ अपनी कारों पर व्यस्त हैं। तो ये है भाग 1 इस पुस्तक का। अब जो है भाग 2, भोर की किरणें, विकल्पों की कमी नहीं है। इसमें बताते हैं कि किस तरीके से इसका विकल्प क्या हो सकता है, सिर्फ आलोचना भर नहीं है इस किताब में, और इसमें विकल्प वो बहुत अच्छे से बताते हैं। दुनिया भर के देशी समुदाय अधिकांशतः पारिस्थितिकीय संतुलन के एक सहज बोध के साथ जीते रहे हैं। वे अपने जन्म स्थान के प्रति खरे होते हैं। ये बताते हैं कि लोकलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन की जगह हमें प्रमोट करना चाहिए, और लोकलाइजेशन में लोकल चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए, लोकल इकोनॉमी को प्रमोट करना चाहिए, डिसेंट्रलाइज तरीका अपनाना चाहिए। और इसका जो अंतिम भाग है उसकी दूसरा चैप्टर है विकल्पों की ओर, प्राकृतिक स्वराज की कल्पना, रेडिकल इकोलॉजिकल डेमोक्रेसी। इसमें एक तरीके से वो बताते हैं कि किस तरीके का होगा जो नेचुरल स्वराज होगा, प्राकृतिक स्वराज। इसमें क्या क्या होंगी चीज़ें वो मैं आपको बता देता हूँ। विविधता और बहुलवाद, परस्पर सहयोग और कॉमन्स, अधिकारों के साथ जिम्मेदारियाँ, श्रम का सम्मान, आजीविका स्तरीय जीवन शैलियाँ, सरल जीवन और सुख की गुणात्मक चाह, रीति रिवाज और सामाजिक कायदे कानून, अहिंसा और सहभागिता। तो इसमें ये बताते हैं कि किस तरीके से स्थानीयकरण और लोकतंत्र और बाकी जो चीज़ें हैं वो इसके लिए काम करेंगी, और ये जो सारे लक्ष्य इन्होंने बताए हैं उसको पूरा करने के लिए किस तरीके से काम करेंगी। इसमें लक्ष्यों को परिभाषित भी किया गया है, और किस तरह का आर्थिक ढांचा होगा उसके बारे में बहुत अच्छे से इन्होंने बताया है। फिर इस चैप्टर के लास्ट में बात होती है कि क्या इस तरह का रूपांतरण संभव है, तो ये बताते हैं कि किस तरीके से इसे संभव बनाया जा सकता है। और इसका जो अंतिम चैप्टर है नया भारत नई दुनिया, नया भारत नई दुनिया में भी ये विकल्पों की ही बात करते हैं, उदाहरण देके बताते हैं कि किस तरीके से एक नए भारत को बनाया जा सकता है जो कि समावेशी हो, और जो है वो डोर से डोर, कहते हैं कि डोर से डोर बंधी होनी चाहिए एक दूसरे से लोगों की। इसमें ये कहते हैं अंत में, जैसा कि पिछले अध्याय में हमने जिक्र किया था, हमें यह कल्पना करते हुए एहतियात बरतनी चाहिए कि हर हिंदुस्तानी का भविष्य सिर्फ शहरीकरण के रास्ते पर ही संभव है।
यह बड़ी दुखद बात है कि प्राथमिक शिक्षा के दायरे में आते ही हमारे बच्चों को यह पढ़ाया जाने लगता है। वे बहुत जल्दी ही अपनी भाषा, अपने खान पान, अपनी वेशभूषा, अपने संगीत, नृत्य और अपने ही परिवार के उन लोगों से नफरत करने लगते हैं जो उनके जितने भाग्यशाली नहीं हैं। वे पश्चिमी चीज़ों की चाह में डूबते चले जाते हैं। तो इसमें जो पश्चिम मतलब जो वेस्ट के देश हैं, यूरोप का, उनको एक दक्षिणपंथी की तरह विरोध नहीं है, बल्कि एक पर्यावरणवादी की तरह ये उसका विकल्प की बात करती है ये किताब। और इस तरीके से ये किताब ख़त्म होती है। तो ये एक आर्थिक, पॉलिटिकल, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से नए विकल्प की तरफ ये किताब इशारा करती है और यह बताती है कि जो इकोनॉमिक अल्टरनेटिव है वही पॉलिटिकल अल्टरनेटिव है, और वो जो पॉलिटिकल अल्टरनेटिव है वो दरअसल एक इकोलॉजी बेस्ड डेवलपमेंट पे, जो पर्यावरण के आधार पर केंद्रित विकास होगा, उसके इर्द गिर्द ही वो बुना जा सकेगा। तो आशीष कोठारी को आप बाकी जगहों पे भी पढ़ सकते हैं। ये बहुत अच्छा लिखते हैं वैकल्पिक दुनिया के ऊपर, और वैकल्पिक जो आर्थिक नीतियाँ हो सकती हैं, जो वैकल्पिक आर्थिक सिद्धांत हो सकते हैं उसके ऊपर। तो ये थी ये किताब। ये किताब आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। इसमें अगर आपने ये किताब पढ़ी है, कुछ नई चीज़ आपको मिली है जो कि हम नहीं बता पाए, नहीं समझ पाए, तो उसके बारे में कमेंट करके बताएं। इसके अलावा पर्यावरण की कोई और किताब जो कि पढ़ी जानी चाहिए आज के समय के लिए, जो महत्वपूर्ण है, तो उसके बारे में भी हमें कमेंट करके बताएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।